के धक्का क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो नाम हम सब ने सुने हैं, लेकिन आज हम इनके डिजाइन के पीछे की सोच को समझेंगे। वो संतुलन, वो नियम जो असल में हमारी राजनीति की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ दो सदनों की नहीं है। ये जनता की आवाज और राज्यों के हक के बीच एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प डिजाइन को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे लोकतंत्र का मंदिर तो कहते हैं, पर यह मंदिर एक बहुत ही अनोखे आर्किटेक्चर पर बना है। इसका हर एक पिलर, हर दरवाजा एक बैलेंस बनाने के लिए है, और इस पूरी इमारत की जो नींव है वो है हमारा संविधान। तो आज हम इसी नींव को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम संसद शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस दो सदन आते हैं, पर संविधान की नजर में संसद के असल में कितने हिस्से हैं? का प्रमुख मानते हैं, जो वो हैं भी, लेकिन वो विधायिका यानी संसद का भी एक अटूट हिस्सा है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते, फिर भी संसद का हिस्सा है। ऐसा क्यों? ये हमारे सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस का, मतलब शक्तियों के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सोचिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर एक बिल पास कर दिया, लेकिन वो बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना दे दें, अपनी मोहर ना लगा दें। वो चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। तो एक तरह से वो एक फाइनल चेक का काम करते हैं। और एक मजेदार बात भी है, ये जो नाम है राज्यसभा और लोकसभा, ये हमेशा से नहीं थे। हाँ, ये भी एक रोचक तथ्य है। हमारे स्रोतों के अनुसार इन्हें 1954 में अपनाया गया था। इससे पहले इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल ही कहा जाता था। बिल्कुल, ये उस दौर का प्रतीक है जब भारत अपनी संस्थाओं को एक नई भारतीय पहचान दे रहा था। चलिए अब इन दोनों सदनों के डिजाइन को एक एक करके समझते हैं। राज्यसभा से शुरू करते हैं। ठीक है। राज्यसभा, जिसे उच्च सदन या राज्यों का सदन भी कहते हैं, इसकी बनावट कैसी है? तो राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी 245 हैं। इनमें से 233 सदस्य जो हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये जो 233 सदस्य हैं, इनका चुनाव सीधे जनता नहीं करती। हाँ, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बिल्कुल, राज्यों के जो चुने हुए विधायक हैं वो इन्हें चुनते हैं। यहीं पर एक बहुत तकनीकी बात आती है। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से होता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ये इतना जटिल क्यों बनाया गया है? देखिए, ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सरल और बहुत सुंदर है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि जब विधायक वोट करते हैं तो वो सिर्फ अपने एक पसंदीदा कैंडिडेट को वोट नहीं देते। वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाते हैं कि मेरी पहली पसंद ये, दूसरी ये, तीसरी ये। मतलब एक तरह की रैंकिंग। हाँ, रैंकिंग। इसका फायदा ये होता है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके विधायकों के वोट भी बर्बाद नहीं होते, और राज्य की सभी प्रमुख आवाजों का एक संतुलित प्रतिनिधित्व सदन में पहुंचता है। और वो 12 मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति उन्हें क्यों चुनते हैं? ये सदन की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। ये 12 लोग साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। आइडिया ये है कि देश के कुछ सबसे ब्रिलियंट दिमाग, जो शायद चुनावी राजनीति की भागदौड़ से दूर रहते हैं, उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी देश को मिले। जैसे हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर को खेल के लिए या जावेद अख्तर जैसे गीतकार को कला के क्षेत्र से सदन में लाया गया। बिल्कुल। जब सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया तो उम्मीद यही थी कि वो खेल से जुड़े मुद्दों को, समस्याओं को सदन के सामने रखेंगे। जब कोई बड़ा वैज्ञानिक आता है तो वो देश की साइंस पॉलिसी पर एक अलग नजरिया लाता है। यही इस प्रावधान की खूबसूरती है। राज्यसभा की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि ये एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? इसे एक बहती हुई नदी की तरह डिजाइन किया गया है जो कभी सूखती नहीं। वाह। लोकसभा तो हर 5 साल में भंग होके एक तालाब की तरह फिर से भरती है, लेकिन राज्यसभा की धारा हमेशा बहती रहती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। अच्छा। और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो इसका असली फायदा क्या है? इससे क्या हासिल होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है नीतिगत स्थिरता, पॉलिसी कंटिन्यूटी। सोचिए, अगर लोकसभा चुनाव के बाद भंग हो गई और देश में कोई कार्यवाहक सरकार है, उस नाजुक समय में भी राज्यसभा मौजूद रहती है। वो देश को अचानक नीतिगत झटकों से बचाती है।
इसमें हमेशा अनुभवी सांसद मौजूद रहते हैं जो नए सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में राज्यसभा की कुछ ऐसी विशेष शक्तियों का जिक्र है जो लोकसभा के पास भी नहीं है। ये कौन सी शक्तियां हैं? हाँ, और ये शक्तियां सीधे तौर पर भारत के संघीय ढांचे से जुड़ी हुई हैं। पहली और सबसे बड़ी शक्ति है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना। मतलब उन विषयों पर जो आमतौर पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे पुलिस या स्वास्थ्य। बिल्कुल, आमतौर पर केंद्र इन पर कानून नहीं बना सकता। तो फिर इस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या ये राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसमें एक बहुत ही क्लेवर सेफ्टी वाल्व लगाया है। वो क्या है? ये शक्ति केंद्र सरकार को अपने आप नहीं मिलती। इसकी पहल खुद राज्यों के सदन यानी राज्यसभा को करनी पड़ती है। वो भी कोई साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो एक तरह से राज्य खुद ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित में ये जरूरी है, केंद्र से जबरदस्ती नहीं छीन सकता। अच्छा, तो ये शक्ति राज्यों की सहमति से ही इस्तेमाल हो सकती है। और दूसरी विशेष शक्ति? दूसरी बड़ी शक्ति है नई अखिल भारतीय सेवाओं, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना। जैसे IAS, IPS हैं। हाँ। अगर कोई ऐसी ही नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो उसका प्रस्ताव भी सिर्फ राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से पारित कर सकती है। जैसे 1966 में भारतीय वन सेवा IFS का गठन इसी प्रक्रिया से हुआ था। और तीसरी? और तीसरी विशेष शक्ति उपराष्ट्रपति को हटाने से जुड़ी है। उनको हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, लोकसभा में नहीं। तो ये तो हुई राज्यों के सदन की बात, जो स्थिरता और अनुभव का प्रतीक है। लेकिन लोकतंत्र की असली धड़कन तो वहां बसती है जहां हर 5 साल में जनता सीधे अपनी सरकार चुनती है। बिल्कुल। चलिए, अब जनता के सदन यानी लोकसभा का दरवाजा खटखटाते हैं। बिल्कुल। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 तय की गई है और वर्तमान में 543 सदस्य हैं। इन सभी का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसका मतलब है कि हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, अपना सांसद चुनने के लिए सीधे वोट डालता है। हाँ, और इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। सरकार किसकी बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सब लोकसभा के नतीजों से ही तय होता है। ये सीधे तौर पर जनता की इच्छा का आईना है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट भी है। हाँ, पहले राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन के जरिए इस प्रावधान को अब हटा दिया गया है। और लोकसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होता है? क्या हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है? संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि लोकतंत्र समावेशी हो। संविधान के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में 543 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यह एक तरह की एफर्मेटिव एक्शन है जो ये पक्का करती है कि नीति निर्माण में समाज के सबसे वंचित वर्गों की आवाज भी उतनी ही मजबूती से सुनी जाए। तो ये तो हुई आरक्षण की बात, लेकिन यह कैसे तय होता है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी या किसी चुनाव क्षेत्र की सीमा कहाँ तक होगी? ये कौन तय करता है? इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है जिसे परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। अच्छा। इसका काम है हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना। लक्ष्य ये होता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग बराबर आबादी हो, ताकि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत बना रहे और इसके फैसले अंतिम होते हैं। उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा में सीटों की संख्या तो 543 पर कई दशकों से अटकी हुई है, जबकि हमारी आबादी तो बहुत बढ़ गई है। ऐसा क्यों है? ये भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है। देखिए, 70 के दशक में एक चिंता पैदा हुई। क्या? दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल परिवार नियोजन कार्यक्रमों में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वो अपनी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर रहे थे।
जबकि उत्तर के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। तो डर ये था कि अगर हर जनगणना के बाद सीटें बदली गईं, तो जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें एक तरह से सजा मिलेगी बिल्कुल और संसद में उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। बिल्कुल यही डर था। इसी संघीय संतुलन को बचाने के लिए 1976 में 42वें संशोधन के जरिए सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। बाद में 2001 में 84वें संशोधन द्वारा इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या और उनका राज्यों में बंटवारा दोनों बदल सकते हैं। ये तो भविष्य में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। निश्चित रूप से ये आने वाले दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक होगा। अब जरा सांसदों की योग्यता और कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं। हाँ। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 साल का होता है, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है अगर सरकार बहुमत खो दे या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसकी सलाह दे। हाँ, एक विशेष परिस्थिति में अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो इसका कार्यकाल कानून बनाकर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और सांसद बनने के लिए संविधान क्या शर्तें रखता है? संविधान में योग्यता और अयोग्यता दोनों के लिए साफ नियम है। मोटी मोटी बात यह है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और एक न्यूनतम उम्र, लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। राज्यसभा के लिए ज्यादा उम्र क्यों? राज्यसभा के लिए ज्यादा उम्र की शर्त उसके बड़ों का सदन या एल्डर्स हाउस होने की अवधारणा को मजबूत करती है। और कौन सी बातें किसी को सांसद बनने से रोक सकती हैं? संविधान में कुछ अयोग्यताएं भी बताई गई हैं, जैसे कि अगर आप लाभ के पद पर हैं या आप मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिए गए हों या फिर आप दिवालिया हो गए हों। इन मामलों में अगर कोई सवाल उठता है तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय लेकर अंतिम फैसला करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर हम दोनों सदनों की तुलना करें तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों सदन एक दूसरे से अलग कैसे हैं और एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? हाँ, इसे अच्छे से संक्षेप में रख सकते हैं। लोकसभा जनता की सीधी आवाज है, ऊर्जावान, तात्कालिक और हर 5 साल में बदलने वाली। वहीं राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और स्थिरता, अनुभव और निरंतरता का प्रतीक है। एक का चुनाव प्रत्यक्ष, दूसरे का अप्रत्यक्ष। एक का कार्यकाल 5 साल, दूसरे के सदस्यों का 6 साल। बिल्कुल, नेतृत्व में भी फर्क है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, जिन्हें सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, शक्तियों का संतुलन। हाँ, धन विधेयक या बजट से जुड़े मामले सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकते हैं। इसमें राज्यसभा की भूमिका बहुत सीमित है। यह जनता के सदन को देश के खजाने पर नियंत्रण देता है। वहीं जैसा हमने चर्चा की, राज्यों से जुड़े मामलों या नई अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्यसभा को विशेष अधिकार हैं। तो निष्कर्ष ये है कि कोई एक सदन दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। एक सदन जनता की तत्काल इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा राज्यों के हितों और दीर्घकालिक सोच का एक तरह से संरक्षक है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी संसदीय प्रणाली एक बहुत ही सोची समझी और संतुलित व्यवस्था है, जो केंद्र में जनता की प्रत्यक्ष इच्छा और राज्यों के हितों के बीच तालमेल बनाती है। हमने संसद की संरचना से लेकर सदस्यों की योग्यता और दोनों सदनों की अनूठी शक्तियों तक की यात्रा की। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है। हमने बात की कि लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक क्यों फ्रीज की गई है। संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए। हाँ, लेकिन 2026 अब दूर नहीं है। जब इसके बाद अगला परिसीमन होगा तो वो नए जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित होगा, और पिछले 50 सालों में उत्तरी राज्यों की जनसंख्या दक्षिणी राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तो क्या भविष्य का परिसीमन संसद में उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व इतना बढ़ा देगा कि दक्षिणी राज्यों की आवाज दब जाएगी? और ये स्थिति भारत के नाजुक संघीय संतुलन को कैसे प्रभावित करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की शायद सबसे बड़ी परीक्षा होगी।